दानू और उसकी माँ मिलकर दिव्यानी की बॉडी को किनारे ला चुके थे और उसके पेट में भरा हुआ पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे। पेट में भरा हुआ पानी निकालने की कोशिश कर रही दानू की माँ ने जब दानू से ये सवाल किया कि जब ये लड़की झील में कूद रही थी तो तुमने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, तो उसने बताया कि ये कूदी नहीं बल्कि कहीं से बहकर आई है। तो उसकी माँ चौंक गई और चीखते हुए बोली, फटे मुंह तेरे, तू एक लाश को बाहर निकालने के लिए इतना परेशान हो रहा था। कहते हुए उन्होंने फिर से दानू के ऊपर तमाचे बरसाने शुरू कर दिए थे। उनके लगातार थप्पड़ बरसाने के बाद अब दानू भी सोच रहा था कि माँ तो सही कह रही है, इस लड़की ने कोई हरकत नहीं की है और ना ही बहने पर हाथ पांव मारा, लेकिन उसने क्या सोचकर उसे बचाया था। दानू को वो बात भी समझ में नहीं आ रही थी। अमन का फोन ना उठने के बाद सिद्धार्थ परेशान हो गया था। पुलिस कांस्टेबल, मैनेजर समेत वहां मौजूद बाकी लोग सिद्धार्थ को ऐसे देखे जा रहे थे जैसे देश में कहीं बम फट गया हो और उसका जिम्मेदार सिद्धार्थ हो। जब सिद्धार्थ के लगातार फोन मिलाने के बाद भी उसकी अमन से बात ना हो पाई थी, कॉफी शॉप के मैनेजर ने पुलिस कांस्टेबल की ओर देखते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप सर? आप भी किस फ्रॉड की बातों में आ गए? आपको इसकी शक्ल देखकर यह लगता है कि इसका रिया माथुर से कोई भी संबंध होगा? इसकी औकात वहां पर झाड़ू मारने की नहीं है और बात ये बिजनेस की कर रहा है और आप मान भी रहे हैं। मैनेजर की बात सुनने के बाद पुलिस वाले का गुस्सा और बढ़ गया था। उसे लगने लगा कि शायद सिद्धार्थ उसे मूर्ख बनाकर वहां से भागने के फिराक में है। इसलिए उसने जल्दी से लपक कर सिद्धार्थ के हाथ से फोन लिया और बोला, चल बेटा, बैठ जा गाड़ी में, हो चुका है तेरा काम अब। कहते हुए उसने सिद्धार्थ के हाथ को पकड़ा और जैसे ही गाड़ी की तरफ खींचना शुरू किया कि सिद्धार्थ ने फिर से उससे निवेदन करना शुरू कर दिया, सर मेरी बात सुनो सर, आज वो लोग हॉस्पिटल में थे इसलिए शायद फोन ना उठा रहे हो। आप मुझे प्लीज सिटी हॉस्पिटल लेकर चलो, वहां आपको सबूत मिल जाएगा। कहते हुए सिद्धार्थ ने अपना हाथ कांस्टेबल के हाथ से छुड़ाना चाहा और हाथ छुड़ाने के चक्कर में गलती से उसके हाथों से कांस्टेबल का हाथ मुड़ गया और उसका हाथ इतनी जोर से मुड़ गया था कि कांस्टेबल की चीख ही निकल गई और वो दर्द के मारे बिलबिला उठा। पुलिस वाले पर हाथ उठाता है, रुक तेरे को बताता हूँ। दर्द भरी आवाज में उस कांस्टेबल ने सिद्धार्थ की ओर गुस्से के साथ देखते हुए कहा और फिर उसके बाद अपने दूसरे हाथ से सिद्धार्थ के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। चटाक की आवाज के साथ सिद्धार्थ एकदम से सहम गया था और वो थप्पड़ इतनी तेज था कि सिद्धार्थ के कानों में सीटियां बज गई थी। वो गाल पर हाथ रखे सन्नाटे भरे चेहरे के साथ उस कांस्टेबल को देखे जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में उसे मार क्यों पड़ी, क्योंकि उसने तो बस उस कांस्टेबल के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी। ये कुछ ही देर में दूसरी बार हो चुका था कि सिद्धार्थ ने कम जोर लगाया हो और उसका रिएक्शन ज्यादा निकल कर आया हो। पहले उसने सुकृति का हाथ पकड़कर हल्के से खींचा था और वो आकर उसे टकरा गई थी, और अब वो कांस्टेबल, उसने तो बहुत हल्के हाथों से उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी। तो क्या उसके अंदर पारद की वजह से एक नई ताकत का जन्म हो चुका था कि उसके द्वारा लगाई गई हल्की सी ताकत कई गुना असर डाल रही थी? सिद्धार्थ अभी इसी बारे में सोच रहा था कि तभी उसके कानों में उसी कांस्टेबल के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी जिसने उसे थप्पड़ मारा था। सिद्धार्थ ने जब उस चीख को सुनकर सामने देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई थी। गुल्लू उस कांस्टेबल को जमीन पर गिराए अपने दांतों से नोच रहा था और वो बचाने की गुहार लगाते हुए चीखे जा रहा था। हालांकि ना तो गुल्लू का साइज बड़ा हुआ था और ना ही उसके रूप में कोई परिवर्तन हुआ था, लेकिन सिद्धार्थ के ऊपर थप्पड़ पड़ते देखने के बाद वो अपने आपे से बाहर जरूर हो गया था। सिद्धार्थ पहले ही मुसीबत में फंस चुका था और अब जब गुल्लू ने उस कांस्टेबल के ऊपर हमला कर दिया था तो वो समझ गया था कि मामला और पेचीदा हो जाने वाला है, और इसलिए वो गुल्लू को आवाज देते हुए उस तरफ दौड़ पड़ा। ए गुल्लू, पागल हो गया क्या? छोड़ दे सर को, छोड़ दे। कहते हुए सिद्धार्थ गुल्लू को अपनी ओर खींचने लगा कि तभी उसे गुल्लू के बोलने की आवाज सुनाई थी। इसको तो मैं आज जान से मार दूंगा सिद्धार्थ भैया, इसकी हिम्मत कैसे हुई रक्षक के ऊपर हाथ उठाने की? गुल्लू की आवाज में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। सुन गुल्लू, सुन मेरी बात, वो कानून है, उनके ऊपर हमला मतलब सरकार के ऊपर हमला हो जाएगा, हम दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे, छोड़ दे उसे। उसकी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ निवेदन करते हुए बोला, लेकिन जब उसने देखा कि गुल्लू उसको नहीं छोड़ रहा है तो उसने गुल्लू की ओर देखकर चीखते हुए कहा, गुल्लू छोड़ दे उसे, वरना मैं तुम्हें वहीं जाकर छोड़ाऊंगा,
जहां से मैं तुम्हें लेकर आया था। जब सिद्धार्थ ने चीखते हुए ये कहा तो गुल्लू उस कांस्टेबल को छोड़कर दूर खड़ा हो गया था और उसकी वर्दी फट चुकी थी। उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसकी रक्त लाल आंखें सिद्धार्थ को एक बड़ी मुसीबत का इशारा कर रही थी। वो समझ चुका था कि अब उसका कोई निवेदन काम नहीं आने वाला है, अब उसे जेल जाना ही होगा। इसलिए वो उस कांस्टेबल के कहने से पहले ही उसकी जीप की तरफ चल पड़ा था। अभी वो 1-2 कदम ही चला था कि तभी वहां पर फोन बजने की आवाज आई और उसने देखा कि ये फोन उसी कांस्टेबल के फोन पर आया था जिससे उसने अमन को फोन किया था और वो फोन को काटने जा रहा था। जब सिद्धार्थ को ये लगा कि ये फोन काट देगा तो उसने दौड़कर उसके हाथ से फोन ले लिया और बोला, अमन सर, आप बस स्टॉप तक आ जाओ, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। वो इतना ही कह पाया था कि उस कांस्टेबल ने फोन छीन कर काट दिया था। लेकिन अब सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, क्योंकि उसकी सूचना और आवाज अमन नायक तक पहुंच चुकी थी और वो जानता था कि अब बस कुछ ही देर में वो लोग आ जाएंगे। उधर हॉस्पिटल में मौजूद अमन ने जब सिद्धार्थ की आवाज सुनी और उसके मुसीबत में फंसे होने की जानकारी मिली तो वो घबरा गया और कॉरिडोर में सिर झुकाए बैठी रिया के पास जाकर बोला, मैम, सिद्धार्थ का फोन आया था, वो किसी मुसीबत में है ऐसा वो बोल रहा था, क्या किया जाए? लेकिन रिया अपने दादाजी के विश्वासघात की वजह से इतनी दुखी थी कि जैसे उसने सुना ही ना हो और वो चुपचाप खामोश वहीं बैठी रही। रिया को इस तरह से खामोश देखकर अमन ने आगे कुछ कहना उचित नहीं समझा और चुपचाप वहां से जाकर दूसरी ओर बैठ गया था। उधर दानू देवयानी को मरा जानकर उसे फिर से नदी में प्रवाहित करने के बारे में सोच रहा था। इधर सिद्धार्थ बस स्टॉप के सामने उस कांस्टेबल से थोड़ी देर के लिए रुकने की रिक्वेस्ट किए जा रहा था और इन दोनों घटनाओं के समांतर में एक और घटना घटित हो रही थी जिसका असर इस पर कितना बड़ा होने वाला था वो अभी भविष्य के गर्भ में था। विक्रम अपने कमरे के अंदर पड़े हुए तख्त पर बैठा हुआ था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने जब दरवाजे की सांकल से झांक कर देखा तो पाया कि उसका हिसार वाला दोस्त खड़ा हुआ था। उसको देखते ही उसके चेहरे पर एक खुशी दौड़ गई क्योंकि वो समझ गया कि रानी आ चुकी है और उसने जब दरवाजा खोला तो वो सामने देखकर दंग रह गया था। वहां पर उसका दोस्त अकेला खड़ा हुआ था। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि रानी उसे वहां नहीं दिखाई दे रही थी। रानी कहाँ है भाई? कहते हुए विक्रम की आवाज में एक डर सा सुनाई दे रहा था। वो नहीं आई भाई, उसने आखिरी वक्त में आने पर मना कर दिया और उसने एक खत दिया है तेरे लिए। कहते हुए उसके दोस्त ने वो खत जो रानी ने विक्रम के लिए दिया था उसे पकड़ा दिया। उस खत को पाने के बाद विक्रम ने जल्दी से वो खत खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया था और जैसे जैसे वो खत पढ़ते जा रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे की हाव भाव बदलते जा रहे थे। रानी ने विक्रम के लिए खत में कुछ यूं लिखा था, प्रिय विक्रम, जब आना जयपुर मेंटल हॉस्पिटल में ही है तो तुम्हारे उधर आने का क्या फायदा? मैं इधर ही तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी रानी। विक्रम ने खत पढ़ते ही अपना सिर पकड़ लिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस रानी को बीच बीच में क्या हो जाता है जो वो पागलों वाली हरकतें करने लगती है। ऊपर से उसको अपने हिसार वाले दोस्त के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने भी रानी का ही साथ दिया था। उसने रानी के द्वारा भेजे गए खत को फाड़ दिया और फिर अपना सामान पैक करके निकलने की तैयारी करने लगा था। काफी देर जब बीत गई उसके बाद भी जब अमन वहां नहीं आया तो अब पुलिस वालों के बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी थी। वो समझ चुके थे कि वहां अब कोई आने वाला नहीं है और ये गंवार उन्हें मूर्ख बना रहा है। सिद्धार्थ ने पहले ही इतना रायता फैला दिया था कि उसे समेट पाना अब उसके लिए एकदम से मुश्किल हो चला था। सिद्धार्थ को उन कांस्टेबल्स ने कॉलर से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया था। क्योंकि गुल्लू को सिद्धार्थ ने पहले से ही ताकीद कर दी थी कि उसे कुछ बोलना नहीं है, इसलिए वो चुपचाप डबडबाई आंखों से सिद्धार्थ को वहां से लेकर जाते हुए देखे जा रहा था। उसका मन तो बहुत कर रहा था कि वो सिद्धार्थ को लेकर जाने वाले पुलिस वालों को वहीं चीर फाड़ कर रख दे, लेकिन वो सिद्धार्थ के हुक्म के आगे बेबस था और चुपचाप बैठा हुआ था। अभी वो पुलिस वाले सिद्धार्थ को लेकर जीप में बिठाने ही वाले थे कि वहां पर फैले सन्नाटे को तोड़ते हुए एक आवाज सुनाई पड़ी, कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? वो आवाज सुनकर सिद्धार्थ दिल से काफी खुश हो गया था और वो समझ चुका था कि उसका सेवियर आ चुका है। गुल्लू भी उस आवाज को सुनने के बाद खुश हो गया था और दौड़कर आवाज देने वाले इंसान के पैरों को चाटना शुरू कर दिया था। माँ, हम इसे सच में पानी में बहा देंगे।
देवयानी को पानी में विसर्जित करने की उसकी माँ की तैयारी देखकर दानू का दिल जार जार करके रोए जा रहा था। उसके जीवन में पहले से कोई लड़की या औरत नहीं थी, इसलिए जब उसने पहली बार देवयानी को देखा था तो उसका दिल देवयानी के ऊपर आ गया था। लेकिन अब जब उसे ये पता चला कि वो जिस लड़की को बचाकर लाया था वो जिंदा नहीं मरी हुई है, तो वो मन ही मन बहुत दुखी हो चुका था। पानी में ना बहाऊं तो क्या इस मुर्दे से तेरा ब्याह करा दूं? दानू के सवाल पूछने के बाद उसकी माँ की कड़कती हुई आवाज सुनाई पड़ी और उनके गुस्से को देखकर दानू चुप हो गया था। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, कहते हुए दानू ने झुककर वहां लेटी देवयानी के सीने से चिपट गया था। और जैसे ही वो उसके सीने से चिपटा कि उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी होती चली गईं और वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, माँ ये मरी नहीं जिंदा है, इसकी सांसें चल रही है। दानू की बात सुनने के बाद उसकी माँ को यकीन नहीं हुआ और जब उसने भी देवयानी के सीने पर अपना कान लगाकर सुना तो उसके भी होश उड़ गए थे। देवयानी की सांसें चलती जा रही थी। इधर देवयानी की सांसें वापस आ चुकी थी और उधर अधूता देवयानी और शक्ति मौली के ऊपर हमला करने वाले अज्ञात इंसान के सामने बैठा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब तरह का डर दिखाई दे रहा था। कौन आ गया है सिद्धार्थ को पुलिस से आजाद कराने? क्या विक्रम और रानी पहुंच पाएंगे जयपुर मेंटल हॉस्पिटल? क्या होगा अब आगे देवयानी के साथ? और कौन है जिसका डर अधूता की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।